हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी इमॉर्टलिटी का एपिसोड नंबर 23। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंगहान ने लोंगशुआन को हराकर शानदार रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल की, जिस वजह से उसे इन्यांग पिल रिवॉर्ड में मिल गई थी। मगर वो उस पिल को लोंगशुआन को दे देता है। साथ ही फैंगहान एल्डर टियानशिंग से मिलने गया, जिन्होंने फैंगहान को ब्रिज एंड वुड स्पिरिट की बुक दी। वो चाहते थे कि फैंगहान इसे मास्टर कर ले। फैंगहान को लग रहा था कि उसका सीक्रेट किसी को पता नहीं, मगर फिंग बाई और टियानशिंग पहले से ही जानते थे कि फैंगहान के पास ही हुआंग चुआन ड्राइंग है। अब आगे तो हम देखते कि फैंगहान जंगल से होते हुए जियालान पिक की तरफ जा रहा था। तभी उसे फील होता है कि वहाँ पर कोई है, और फिर उसे एक मीठी सी आवाज आई। वो कह रही थी, फैंगहान जल्दी आओ ना। तो वो कहते, सीनियर शुई, मैंने आपको पहचान लिया, अब छुपने का कोई फायदा नहीं। तो शुई तुरंत ही उसके पास आ जाती है। वो कहती है कि मैं कभी से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम अब आए हो। जिस पर फैंगहान कह रहा था कि आपने इतनी तकलीफ क्यों उठाई, मैं खुद ही आ जाता। और पूरा माउंटेन क्लाइंब करके ये लोग जियालान हॉल में पहुँच गए, जहाँ पर लोंगशुआन और सीनियर जियालान फैंगहान का इंतजार कर रहे थे। फैंगहान जाते ही उन दोनों को ग्रीट करता है। तभी लोंगशुआन इन्यांग पिल के लिए दोबारा से फैंगहान का शुक्रिया अदा कर रही थी, जिस पर फैंगहान कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि आप जल्दी से लेवल अप करो, इसलिए मुझे खुशी हुई कि मैं आपके काम आ पाया। तभी सीनियर जियालान कह रही थी कि फैंगहान, इन्यांग पिल हेवन एंड अर्थ का खास ट्रेजर है और तुमने वो पिल मेरे डिसाइपल को दे दी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ। मेरे पास कोई ऐसा ट्रेजर नहीं जो पिल की भरपाई कर पाए, लेकिन हाँ, मेरे पास हेवनली नीडल है जो मैंने लिंगशान के साथ बेट में जीती थी। तुम इसे रिफाइन कर लो, ये आगे चल के तुम्हारे बहुत काम आएगी। अब फैंगहान तो उस नीडल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, मगर शुई कह रही थी कि जब भी कोई ट्रेजर मिले उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब नखरे नहीं करो, बस इसे ले लो। जिसके बाद जियालान फैंगहान को बता रही थी कि हमारी सिख की तरफ से तुम्हें वुड एंड स्पिरिट विंड की टेक्निक मिली होगी, जिससे तुम अपना माइंड शार्प कर सकते हो। मगर मुझे नहीं लगता कि तुम जल्दी से इसे मास्टर कर पाओगे, क्योंकि यहाँ के वुड्स इतने अच्छे नहीं जो तुम वहाँ जाकर वुड स्पिरिट टेक्निक को मास्टर कर पाओ। लेकिन मेरे पास पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट है, जिसके रूट्स को मैंने केयरफुली कल्टीवेट किया है। तो अगर तुम वहाँ जाके इस टेक्निक को प्रैक्टिस करो तो बड़ी ही जल्दी से इसे मास्टर कर लोगे। तो फैंगहान तुरंत ही उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। शुई से बताती है कि पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट मेरी फेवरेट जगह है, वो बहुत खूबसूरत है। तो फैंगहान पर्पल बैम्बू फॉरेस्ट में कल्टीवेट करने चला गया, जहाँ पर यान भी आ जाता है। वो कह रहा था कि युवा सिख के एल्डर जियालान में काफी सारी एबिलिटीज है, तुमने तो उसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया और शायद इसी वजह से उसने तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेट करने का मौका दिया, मगर तुम अब अपनी लेवल छुपा नहीं सकते। जिस पर फैंगहान कह रहा था कि हम कुछ दिनों तक इस टेक्निक को प्रैक्टिस करेंगे, इसे वुड मैजिक भी कहा जाता है। जिस पर यान कह रहा था कि युवा सिख में टोटल 8 मैजिकल पावर है और ये उन्हीं में से एक है, मगर टियानमू डाफा में इसकी कोई कीमत नहीं। अगर तुम हुआ तियांडो को हराना चाहते हो तो तुम्हारे लिए हर एक पल बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बताओ, तुम इस टेक्निक को सीखने के लिए पूरा 1 साल बर्बाद कैसे कर सकते हो? अगर तुम्हें सीखना ही है तो डायरेक्टली सीखो। तुम चिंगडी मू हुआंग को सीख सकते हो, ये एक एंशिएंट मैजिकल पावर है और मुझे तो अच्छी तरीके से याद भी है। वेल, ये टेक्निक भी सेम टू सेम स्प्रिंग ब्रीज वुड स्पिरिट टेक्निक जैसे ही है, क्योंकि इन दोनों का सोर्स वुड है। इन टेक्निक में पेड़ों की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो तुम चिंगडी मू हुआंग को ही कल्टीवेट करो, क्योंकि वो बहुत जल्दी मास्टर हो जाएगी और किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा। तो फैंगहान उससे पूछ रहा था कि आखिर तुम्हें मैजिकल पावर्स का इतना सारा नॉलेज कहाँ से मिला? जिस पर वो हंसते हुए कह रहा था कि काफी अच्छा मजाक था। जिसके बाद वो फैंगहान को 5 एम्परर के बारे में बताता है, जिनके पास ग्रेट डिमोनिक पावर्स हुआ करती थी। वो कह रहा था कि सबसे पहले नंबर पर तो मेरे मास्टर हुआंग चुआन आते हैं, मगर उनके बावजूद भी 5 एम्परर्स थे, जिनमें है चिंग डी मू हुआंग। इन्हीं की वुड टेक्निक तुम सीखने वाले हो। दूसरे नंबर पर आते हैं रेड एम्परर, जिसे फायर एम्परर भी कहा जाता था। उसके बाद है बाई डी जिन हुआंग, और फिर चौथे नंबर पर आता है ब्लैक एम्परर, इसके पास वाटर फीस थी। और आखिर में आता है येलो एम्परर, जिसके पास 2 हुआंग डाओ टेक्निक थी और इसे ही गोल्डन बॉडी ऑफ यमा कहा जाता है। तुमने ऑलरेडी इसके कुछ मूव सीख लिए थे। तो फैंगहान कहता है, ठीक है, फिर मुझे दूसरी टेक्निक भी जल्दी से सिखाओ। वो कहता है कि मेरे को और 2 मैजिकल पावर्स को मास्टर करना है। ये सुन के तो यान हंस रहा था। वो कहता है कि जवान लड़कों ने अपने ड्रीम्स को थोड़ा सा काबू में रखना चाहिए। ये टेक्निक सीखने के लिए बहुत
बहुत मुश्किल होती है और साथ ही एंशिएंट मैजिकल पावर बहुत खतरनाक है। ये तुम्हारी ट्रू एनर्जी के साथ क्लैश भी हो सकते हैं। बहुत टाइम पहले मैं 2 डिसाइपल्स को जानता था जो कि सुपरनेचुरल पावर के 5वें लेवल पर थे। उन्होंने इन्हीं मैजिकल पावर्स को कल्टीवेट करने की कोशिश की और उनकी ट्रू एनर्जी क्लैश हो गई, जिस वजह से 1 सेकंड के अंदर ही वो एक्सप्लोड हो गए थे। बेचारे वो दोनों बच्चे वहीं पर खत्म हो गए। लेकिन इस कहानी का फैंगान पर कोई असर नहीं होता। वो कह रहा था कि मैं कभी हार नहीं मानता, मुझे पावर्स के शिखर पर जाना है, तो मरने के डर से मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं इन 5 मैजिकल पावर्स को मास्टर करूंगा। अगर मैं हेवन रेल्म पर पहुंच ही नहीं पाया तो मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। मुझे हुआ तियांडो को हराने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाना ही होगा। जिसके बाद उसने तुरंत ही चिंगडी मू हुआंग मैजिकल पावर को सीखना शुरू किया, जो कि यामा गोल्डन बॉडी के बिल्कुल अपोजिट थी। यान उसे बता रहा था कि अगर एक ही बंदा इन दोनों टेक्निक को सीखने लगे तो उसकी बॉडी स्टीफ हो जाएगी। तो फैंगहान इससे बचने के लिए वुड स्पिरिट की एनर्जी को कल्टीवेट करो, जो कि तुम्हारी बॉडी के वेन्स, मसल्स और बोन में मिल जाएगी। जिसके बाद यान कह रहा था कि बस अब सही मौके की तलाश करो। जैसे ही वुड स्पिरिट एनर्जी तुम्हारे पास जमा हो जाए तुरंत ही ट्रू एनर्जी को कंडेंस करो। तो इस वुड स्पिरिट एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए फैंगहान ने दिन रात मेहनत की और 3 महीने बाद उसका ये काम पूरा हो गया। यान कह रहा था कि बहुत अच्छे, तुमने वुड स्पिरिट एनर्जी को कम्प्लीटली खुद से जोड़ दिया है और अब अपनी गोल्डन बॉडी का यूज करते हुए फिलहाल के लिए वुड स्पिरिट की पावर को साइड में हटा दो। जिसके बाद चिंगडी मू हुआंग को फोर्सफुली एब्सॉर्ब करना शुरू कर दो। इसे तुम्हें कंडेंस करना होगा, यानी कि इसकी फॉर्म को वुड स्पिरिट ट्रू एनर्जी में चेंज कर दो। ऐसा करने से किसी को तुम पर शक नहीं होगा कि तुमने डिमोनिक पावर को एक्सेस किया है। अब वहाँ पर बहुत बड़ी शील्ड बन गई थी, जो कि वुड स्पिरिट एनर्जी ने खुद ब खुद बनाई थी और फिर ढेर सारे गोल्डन हैंड्स क्रिएट होकर फैंगहान पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। यान फैंगहान को बता रहा था कि कल्टीवेशन तो हमेशा पेनफुल होता है, ये तुम्हारी विल पावर की परीक्षा लेता है। जितनी स्ट्रॉन्ग तुम्हारी विल पावर और स्पिरिट होगी उतनी स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर तुम हासिल कर पाओगे और ऐसा करके ही तुम तेजी से आगे बढ़ सकती हो। फैंगहान की शील्ड पर अब मुसलसल हमले हो रहे थे, मगर यान उसे शांत रहकर ची पावर को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए बता रहा था। तो फैंगहान भी वैसे ही करने लगता है। इतने खतरनाक अटैक भी उसकी वुड स्पिरिट की ट्रू एनर्जी को ब्रेक नहीं कर पाए, मगर ऐसा ही चलता रहा तो फैंगहान कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए वो एलिक्सर पिल कंज्यूम कर लेता है और अब यान ने उसे अपनी पावर्स को रिलीज करने बता दिया। उसके ऐसा करते ही वो सारे गोल्डन हैंड्स डिस्ट्रॉय हो गए। जिसके बाद फैंगहान ग्रीन एम्परर टेलिस्मान और वुडन एम्परर टेलिस्मान की पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जो उसके गोल गोल घूम रहे थे। और फाइनली फैंगहान की बॉडी को उन दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, जिससे उसकी पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो पूरे जंगल में फैलने लगती है। अब फैंगहान हवा में फ्लोट करते हुए ब्रेक थ्रू कर लेता है। वो मैजिकल सीक्रेट रेल्म की सुपरनेचुरल पावर से एक स्टेप ऊपर यानी कि ट्रू ची स्टेट में पहुंच गया था। अब तो उसकी पावर्स इतनी ज्यादा खतरनाक हुई कि वो पूरा जंगल शेक होने लगता है। जंगल का छोड़ो, पूरा युवा सेक्ट ही शेक हो रहा था और अब वो सीधे अपने घर पर एंट्री मार देता है। वो कह रहा था कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मेरी माँ ना इतनी गुस्से वाली और भयानक एनर्जी में बदल जाएगी। वो इस कामयाबी से बहुत ज्यादा खुश था। इधर शाओलिंग भी उसकी बढ़ती हुई पावर्स देखकर शुक्र मना रही थी कि उसने पहले आउटसाइड वर्ल्ड यानी कि उसके क्लैन को पैगाम भेज दिया, वरना फैंगहान की इस पावर के साथ तो वो यहाँ से कभी भी नहीं जा सकती थी। और तभी शुई वहाँ आकर गुस्से में कह रही थी कि फैंगहान, मैं तुम्हारी जान लेने वाली हूँ। मैंने हर दिन तुम्हारी राह देखी कि तुम कब कल्टीवेशन से बाहर आओगे, और देखो तुमने मेरे इंतजार का क्या सिला दिया है। तुमने मेरे बैम्बू फॉरेस्ट को बेरहमी से सुखा दिया, उसकी सारी एनर्जी को चूस लिया। चलो जल्दी से मेरे बैम्बू फॉरेस्ट की कीमत अदा करो। वो फैंगहान को छोटे छोटे हाथों से नोच रही थी, जिससे फैंगहान को दर्द तो नहीं मगर गुदगुदी हो रही थी। वो कह रहा था सीनियर प्लीज मुझ पे जरा सा तो रहम करो। और तभी वहाँ पर लॉन्ग शुआन पहुँच गई। वो शुई को आते ही डांटने लगती है, जिस वजह से वो शांत हो गई। जिसके बाद वो फैंगहान को कह रही थी कि तुमने बस 3 महीनों में ही सीक्रेट रेल्म की सेकंड लेवल पर ब्रेक थ्रू किया। अब तुम्हारे पास ट्रू ची पावर्स आ चुकी है और वाकई तुम्हारा कल्टीवेशन स्पीड तो शॉकिंग है। आमतौर पर इस लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए लगभग 40 से 50 साल लग जाते हैं, मगर तुमने ये काम 3 महीनों में कर दिया। तो फैंगहान भी उसे मुबारकबाद दे रहा था, क्योंकि लॉन्ग शुआन भी सीक्रेट रेल्म की सुपरनेचुरल स्टेज पर पहुंच चुकी थी, जिस पर वो कहती है कि ये तो तुम्हारी एलिक्सर पिल के बिना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसका सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। और हाँ, हमारे टियान गोंग ने तुम्हारे लिए एक पिक बनाया है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ। गाइस, जो भी ट्रू डिसाइपल बनते हैं उन्हें युवा सेक की तरफ से एक माउंटेन मिलता है, जिस पर उनका रेसिडेंस होगा। अब फैंगहान तो अपना पिक देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वो शुई से भी कह रहा था कि सीनियर आप भी हमारे साथ चलो।
लो, मगर शुई तो अभी भी उस पर नाराज थी। वो कहती कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मैं तो आज के बाद तुम्हें फुल टू इग्नोर करने वाली हूँ। फैंगहान तो ये देखकर कंफ्यूज हो गया, उसे तो लड़कियों को मनाना भी नहीं आता, इसलिए वो चुपचाप से लॉन्गशॉन के साथ चला जाता है। और इससे तो शुई और ज्यादा भड़क गई थी, वो अब पाँव पटकती हुई वहाँ से चली जाती है। इधर ये लोग बड़ी ही तेजी से उस माउंटेन की तरफ जा रहे थे। लॉन्गशॉन तो शाओलिंग की फ्लाइंग स्पीड से हैरान थी, क्योंकि सिर्फ सुपरनेचुरल पावर्स वाले बंदे इस तरह से फ्लाई कर सकते थे। लॉन्गशॉन ये देखकर सोच रही थी कि जब फैंगहान ने इसके साथ फाइट की थी, तब शायद इस बंदे ने अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं किया, इसी वजह से फैंगहान उस वक्त जीता होगा। और अब ये लोग फाइनली फैंगहान के पीक पर पहुंच जाते हैं। उनके सामने बहुत ही खूबसूरत पहाड़ थे, जिन्हें बहुत ही बारीकी से काफ किया गया था। लॉन्गशॉन बता रही थी कि टियानगोंग के पास ढेर सारे एल्डर्स हैं, तो उनकी पावर्स का यूज करके उसने इन्हें कास्ट किया है। फैंगहान भी टियानगोंग की कारीगरी की तारीफ कर रहा था। वो कहता है कि मैंने उनके बारे में काफी चर्चे सुने थे, मगर आज देख भी लिया, वाकई वो उनकी रेपुटेशन पर खरे उतरे। अब लॉन्गशॉन उसे अपना पीक दिखा देती है, जिसका नाम था ड्रैगन गर्ल। वो कह रही थी कि आज के बाद हम दोनों पड़ोसी बन गए, जिसके बाद वो फैंगहान को बता रही थी कि मेरे पास ड्रैगन की पावर है, और इसी वजह से मैंने अपने पिक का नाम ड्रैगन गर्ल रखा। तो बताओ तुम अपने पिक का नाम क्या रख रहे हो? तुमने कुछ तो सोचा ही होगा। जिस पर फैंगहान कहता है कि 8 से 9 सालों के बाद हुआ तियांडो के साथ मेरी बैटल होगी, अगर मैं उसमें हार गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन आज मैंने 40 सालों का कल्टीवेशन बहुत ही कम समय में अचीव किया, तो मुझे लगता है कि 9 सालों में मैं इतना काबिल तो बन ही जाऊंगा कि हुआ तियांडो को हरा के उसने की हुई बेइज्जती का बदला ले पाऊं। और अगर मैं जीत गया तो ये समझ लो कि वो मेरा दूसरा जन्म होगा, इसलिए मैं मेरे पिक का नाम रखता हूँ रीइंकार्नेशन पिक। और फिर फैंगहान ने तुरंत ही उस पहाड़ पर रीइंकार्नेशन कार्व कर दिया। अब लॉन्गशॉन उससे कह रही थी कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। देखो अब मैं भी काफी पावरफुल बन चुकी हूँ, तो मैं चाहती थी कि हमने वॉइड में जाना चाहिए। वहाँ पर एक बैटलफील्ड है जिसे गुइशी भी कहा जाता है। लेजेंड का मानना है कि वहाँ पर कई सारी इमॉर्टल्स और एंशिएंट डीमन की जंग हुई थी। उस वॉर ने हमारी दुनिया को ब्रेक कर दिया, इसलिए वहाँ से कई सारे चैनल्स क्रिएट होके अलग अलग स्पेसेस से कनेक्ट हो गए। अगर हम उन चैनल के थ्रू गए तो हमें वहाँ पर कुछ हिडन रूइन भी मिल सकती है, जिसमें कई सारे ट्रेजर मिलने के चांसेस है, जैसे कि एंशिएंट एलिक्सर, एंशिएंट मैजिक वेपन और कई सारे ग्रेट पावर्स। मैंने तो सुना है कि वहाँ पर लेजेंडरी फेरी वेपन्स भी मौजूद है। अगर हम लकी रहे तो हमारे लिए काफी सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, लेकिन अगर हम अनलकी साबित हो गए तो हमें मौत भी मिल सकती है। और इसके लिए तो फैंगहान तुरंत ही राजी हो गया। वो कह रहा था कि हम कल सुबह ही गुइशी के लिए रवाना हो जाएंगे। तो लॉन्गशॉन तुरंत ही अगले दिन की जर्नी के लिए प्रिपरेशन करने चली गई। इधर फैंगहान सोच रहा था कि नॉर्मल कल्टीवेशन से मैं हुआ तियांडो को हरा नहीं पाऊंगा। मेरे ख्याल से ये जो वॉइड है यही पर मेरे लिए कोई तो मौका होगा जो अभी तक मेरा इंतजार कर रहा है। जिसके बाद वो अपनी मास्टर किंग शुई से मिलने चला गया। उसे बता रहा था कि उसने शानही रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल की है और इसी वजह से वो एक ट्रू डिसाइपल बन चुका है, मगर वो इसका सारा क्रेडिट किंग शुई को दे रहा था। और तभी किंग शुई का स्पिरिचुअल फॉर्म वहाँ पर आ जाता है। वो कह रही थी कि फैंगहान तुमने 3 महीनों में ही सीक्रेट रेल्म की 2nd लेवल को अचीव किया, जो ये साबित करता है कि तुम्हारी फाउंडेशन बहुत डीप है। अब युवा माउंटेन से बाहर जाने का वक्त हो चुका है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हें कोई खास चीज जरूर मिलेगी। जिस पर फैंगहान बता रहा था कि मैं गुइशी जाने वाला हूँ, जहाँ से मुझे कुछ ट्रेजर मिलने की उम्मीद है, लेकिन मैं जाने से पहले आपसे सलाह लेना चाहता था। जिस पर वो कह रही थी कि सिर्फ प्रैक्टिस करके ही तुम हुआ तियांडो को हरा नहीं पाओगे, तुमने लाइफ एंड डेथ वाली फाइट करने के चांसेस ढूंढने चाहिए। इम्पॉसिबल चीजों को लगातार अकम्प्लिश करो, और वो भी एक बार नहीं बल्कि लगातार, तभी जाके तुम्हारा पोटेंशियल फुल्ली स्टिमुलेट होगा और तुम तेजी से ब्रेक थ्रू भी कर लोगे। तो फैंगहान उसकी सलाह के लिए उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। और तभी किंगशु की नजर पड़ती है शाओलिंग पर। फैंगहान बता रहा था कि ये एक डीमन है जिसे मैंने अंडरग्राउंड से कैप्चर किया था, मगर किंगशु तो धर्म, डेस्टिनी, लोनलीनेस और फिर एक होने की बातें करने लगती है, जिसके बाद वो गायब हो गई। फैंगहान उसकी बातें समझ तो नहीं पाया, मगर वो ये जान गया था कि शाओलिंग के बारे में वो थोड़ी सी डाउटफुल है। अब वहाँ से वापस लौटते वक्त शाओलिंग एक स्टेचू पर जाके बैठ गई थी ताकि फैंगहान उसे ढूंढने लग जाए, लेकिन फैंगहान ने तो तुरंत ही उसे ढूंढ लिया। वो कह रही थी मुझे बताओ ना, तुम मुझे देख रहे हो या फिर अपनी पुरानी दोस्त को? मगर फैंगहान इसका कोई जवाब नहीं देता। वो कह रहा था कि कल हम प्रैक्टिस के लिए जाने वाले हैं, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये सोड तुम्हारे पास रखो, ये तुम्हें सेफ रख पाएगी। दरअसल ये होंगी की सोड है। तो जैसे ही शाओलिंग ने उसे हाथ लगाया, उसे एक झटका लग गया था, इसलिए वो तुरंत ही पीछे हट गई। तो फैंगहान जानबूझ के उसे पूछ रहा था कि क्यों, क्या हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? तो शाओलिंग ना चाहती हुई भी
उस स्वॉर्ड को ले लेती है। दरअसल ये फैंग खान की एक परीक्षा थी। वो समझ गया था कि शाओलिंग और होंगी का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है और आज तो यान भी इस बात से 100% कंफर्म हो गया। वो कहता है कि वाकई ये डीमन प्रिंसेस होंगी से कुछ ज्यादा ही क्लोज है, मगर सच्चाई की तह तक जाने के लिए इन्हें और सबूतों की जरूरत थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।